ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने रफली 6 पॉइंट्स कर लिए थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, वो क्वेश्चंस में भी यूज होंगे। तो अभी उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो 7th पॉइंट है हमारा। सुनो सब लोग ध्यान से, अपने पास एक रफ कॉपी रखो जिसपे आपको बीच बीच में क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, क्योंकि आज हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो फिर क्लास के लास्ट में डिस्कशन कर लेंगे, जो भी आपका कुछ बच्चों को असाइनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम थे तो वो मैं बता दूंगा, क्लास के लास्ट में करेंगे। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा दिन है काफी आज, तो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, कल मैंने आपको ये बता दिया था कि x प्लस वाई की पावर n का क्या एक्सपेंशन रहता है। ठीक है, तो वो क्या था, एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r का समेशन रहता है, r 0 to n तक। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 रहती हैं। तो ऐसे कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और क्या है कि x प्लस वाई की पावर n को अगर आप देखो, इसको ऐसे लिख रहे थे ना हम, एन सी जीरो एक्स की पावर, इन दोनों का डिफरेंस y की पावर 0, एन सी वन एक्स की पावर, इन दोनों का डिफरेंस n माइनस वन वाई की पावर 1, एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू वाई की पावर 2। अब मैं लास्ट की कुछ टर्म्स लिखता हूँ इसमें। ठीक है, लास्ट की क्या टर्म लिख रहा हूँ मैं, एन सी n माइनस टू एक्स की पावर 2 वाई की पावर n माइनस टू, एन सी n माइनस वन एक्स की पावर 1 वाई की पावर n माइनस वन, एंड लास्ट टर्म इज एन सी n एक्स की पावर 0 वाई की पावर n। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब एक मैंने आपको बताया था कि एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। बस ये फॉर्मूला अभी याद रखो। ठीक है, इसकी डिटेलिंग हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में करेंगे। अभी तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, और ये क्या होता है कि ये कैसे, ये एनसीआर आया कैसे था, जैसे अगर हम कल आपको बता रहे थे कि जैसे ए बी है, ये कितने वेज में अरेंज हो सकता है, 2 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो सकता है। ए स्केयर बी जो है, ये कितने वे से अरेंज हो सकता है, 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल से। तो इसको हमने एनसीआर वाले फॉर्मेट में लिख दिया था, जैसे दिस टर्म इज सेम एज 2c1, दिस टर्म इज सेम एज 3c2 और 3c1। ठीक है, तो यहां से अब मुझे ये समझ आ जाता है, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई एनसीआर जो है वो इसके बराबर है। अब एनसी एन माइनस आर देखो आप किसके बराबर है, एनसीएन माइनस आर का फॉर्मूला लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला कैसे याद रखना है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, जैसे एनसीआर लिखा हुआ है, इसका ऊपर वाली टर्म का फैक्टोरियल, ठीक है, नीचे वाली टर्म का फैक्टोरियल डिवीजन में आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस भी डिवीजन में आएगा। ठीक है, कुछ बुक्स में ये ऐसे भी लिखा रहता है, अगर आप जैसे कोई पुरानी बुक देखोगे जिसमें पुरानी नोटेशन है, तो वो इस तरीके से ब्रैकेट में भी लिखा रहता है। इसका भी मतलब एनसीआर होता है। एनपीआर को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, जैसे कल एक बच्चा है पंकज जो बता रहा था एनपीआर 3p3 बोल रहा था, उसको पी का मतलब होता है परमुटेशन, सी का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, इसका मतलब होता है एन में से आर चीजों का कॉम्बिनेशन बताओ, या एनसीआर इज कॉम्बिनेशन ऑफ आर डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, ऐसा इसको बोलते हैं। ठीक है, तो सी स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन एंड पी स्टैंड्स फॉर परमुटेशन। तो हम जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें हम पी को कम यूज करते हैं, हम सी को ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, वो आपको विद टाइम समझ आएगा। तो एनसीआर का फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना है, और आपको फैक्टोरियल का मतलब पता होना चाहिए। इससे ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। कुछ बच्चे मेरे को कह रहे हैं कि सर मेरे को समझ ही नहीं आया एनसीआर होता क्या है। कुछ नहीं, इसका फॉर्मूला याद करना है अभी आपको। ठीक है, जैसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होता है, ऐसे ही एनसीआर का फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो एनसीआर का क्या फॉर्मूला है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवीजन में। ठीक है, एन सी एन माइनस आर का क्या फॉर्मूला होगा बताओ, एन फैक्टोरियल, डिवीजन में क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आर फैक्टोरियल, और ये क्या आ जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब जो डिनोमिनेटर है दोनों का वो सेम ही तो है, और न्यूमरेटर भी सेम है। इससे हमें ये कंक्लूजन आ जाता है कि भाई एनसीआर जो है वो एन सी एन माइनस आर के बराबर है। ये, और ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, एनसीआर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। ठीक है, एनसीआर और एन सी एन माइनस आर, ये दोनों वैल्यूज हमारी क्या है, सेम है। तो इससे अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन लिख दिया आपके लिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको रिवर्स ऑर्डर में कर दे रहा हूं, y प्लस एक्स की पावर n। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, y प्लस एक्स की पावर n अगर मैं लिखूंगा तो क्या होगा, अब मैं डायरेक्ट एक्सपेंशन लिख रहा हूं इसका। ठीक है, तो एन सी, ये टर्म क्या बन जाएगी हमारी, एन सी जीरो
y की पावर n x की पावर 0, nc1 y की पावर n माइनस 1 x की पावर 1, nc2 y की पावर n माइनस 2 x की पावर 2। ऐसे करते करते लास्ट की टर्म्स लिखेंगे, ncn माइनस 2 y की पावर 2 x की पावर n माइनस 2, ncn माइनस 1 y की पावर 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस ncn y की पावर 0 x की पावर n। ठीक है, समझ आया? तो मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया। अगर अब आप कंपेयर करो इस सीरीज को और इस सीरीज को कंपेयर करो, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, nc0 xn y0। ठीक है, अब इसकी आखिरी टर्म देखो ncn xn, ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपकी सेम बन रही है, क्योंकि आपने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, तो आपकी जो सीरीज आएगी वो किस ऑर्डर में आ जाएगी, रिवर्स में आ जाएगी। अगर आप कोफिशिएंट्स भी कंपेयर करोगे तो x की पावर n का अगर मैं कोफिशिएंट कंपेयर करता हूँ दोनों सीरीज का, तो पहली वाली सीरीज का कोफिशिएंट आ रहा था nc0, देखो x की पावर n का कोफिशिएंट क्या आ रहा है nc0, और इस सीरीज का कोफिशिएंट क्या आ रहा है ncn, तो दोनों बराबर ही तो होंगे, तो nc0 इज सेम एज ncn व्हिच इज इक्वल टू 1। कैलकुलेट कर लो, nc0 किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे अब हम कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस 1 इंटू वाई का कंपेयर करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n माइनस 1 वाई, यहाँ पर कितना है, ncn माइनस 1 है। यहाँ पर देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर n माइनस 1 वाई, इसका कोफिशिएंट कितना है, nc1 है। तो यहाँ से मुझे ये समझ आ गया कि भाई साहब nc1 किसके बराबर होगा, ncn माइनस 1 के बराबर होगा। कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपके दोनों की सेम है, तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड शुड आल्सो बी सेम। तो nc1 इक्वल टू ncn माइनस 1 कर दिया, ये वाली वैल्यू n के बराबर आती है। क्यों n के बराबर आती है, क्योंकि n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल के बराबर है। अब ये जो टर्म है n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल इज 1, तो ये n आ जाएगा। समझ आया सबको? जैसे ये आपको सीक्वेंस सीरीज में बताया था, जो नए बच्चे हैं ध्यान से सुने, जैसे 5 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये होता है 120 के बराबर। ठीक है, अब जो 4 फैक्टोरियल होता है वो क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो गया 24 के बराबर। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 5 इंटू, ये वाली वैल्यू क्या है हमारी 4 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, n बाय 1 फैक्टोरियल n आ गया। ये बात समझ आई सबको कि नहीं समझ आई? ऑल क्लियर करो एक बार जल्दी से, या पेंगुइन बनाओ जल्दी से इसमें चैट बॉक्स में। अभी तक मैंने जो भी बताया, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ बेटा। अबे दीपांशु गर्ग, तू एक्सप्लेन अगेन करता रहता है भाई, क्या क्या चक्कर है? ध्यान से सुना करो बेटा, अब ऐसे ऐसा थोड़ी होगा कि अब हर बार ही एक्सप्लेन अगेन होता रहे, इसमें कुछ है भी नहीं वैसा। विनय जी, आप इतना लेट क्यों आ रहे हो? एक्टिव रहा करो यार, टाइम पे आया करो, 9:30 पे डॉट क्लास स्टार्ट हो जाती है। कल से जो 9:35 के बाद आएगा ना, उसकी मैं एब्सेंट लगाऊंगा। भाई मैं 5 मिनट पहले आ रहा हूँ, आप मतलब 10 मिनट लेट आ रहे हो। अच्छा सुनो, अब मैं दोबारा से बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे अभी बस एक कहानी बताई है सिंपल सी, कि भाई एनसीआर जो होता है वो एनसीएन माइनस आर के बराबर होता है। सब लोग भाई अटेंटिवली अटेंड किया करो, नहीं तो फिर ऐसा नहीं है ना, मैं भाई बार बार ही एक चीज को बताते रहूंगा। अभी मैंने एक ही चीज को मतलब यहीं पे एक्सप्लेन करते हुए 3 टाइम्स बता दिया ऑलरेडी। सुनो अब, एनसीआर जो है वो एनसीएन माइनस आर के बराबर होता है। ठीक है, ये कैसे बताया मैंने आपको, मैंने पहले दोनों का फॉर्मूला लिख के दिखाया। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एन, ये कल बताया था आपको, एन फैक्टोरियल लेना है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, फिर आर फैक्टोरियल लेना है। ठीक है, तो एन फैक्टोरियल फिर इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल डिवीजन में, फिर मैंने एनसीएन माइनस आर पे फॉर्मूला लगाया। क्या होगा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले का फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल, तो ये दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब ये दोनों की वैल्यू सेम होगी। फिर मैंने आपको इसको डिराइव करवा के दिखाया,
कैसे डिराइव किया मैंने x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन लिखा था, जो मैंने कल बताया था, इसीलिए सबसे पहले ये लिख दिया कि ये आपको पता होना चाहिए। फिर y प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिख दिया, इसमें y और x को मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो मेरे पास इसका एक्सपेंशन आ गया, इसका एक्सपेंशन आ गया। अब जिसको इसका एक्सपेंशन नहीं आता है वो कल का क्लास लेक्चर देखेगा, ठीक है। फिर मैंने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, जब कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो मैंने ये पाया कि भाई NC0 तो NCN के बराबर आ रहा है, NC1 तो NCN-1 के बराबर आ रहा है। ऐसे आप जब नेक्स्ट कंपेयर करोगे तो आपके पास आ जाएगा NC2 इज इक्वल टू NCN-2। ठीक है, तो इससे क्या समझ आ रहा है कि भाई NCR जो है वो NCN-R के बराबर ही तो होगा। ठीक है, फिर मैं उसकी वैल्यूज निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो NC0 NCN जो है इसकी वैल्यू निकालना बताया आपको, कैसे फॉर्मूला लगाओ, n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। NC1 NCN-1 जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा, n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब बेसिकली आप फॉर्मूला याद रखो। अच्छा, अब जैसे फॉर्मूला मैं एक बार और लगाना सिखाता हूँ। NC0 का क्या लगाओगे फॉर्मूला, सब लोग सोचो और रफ कॉपी में लिखो साथ साथ। n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n-0 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 होता है, n फैक्टोरियल कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। अब आपको पता है NC0 किसके बराबर होता है, NCN-0, तो NCN और NC0 दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इतनी कॉमन सेंस लगा लेते हो सब लोग। ठीक है, अब NC1 पे आते हैं, दोबारा से देखो NC1 क्या लिखोगे फॉर्मूला, n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करो, n फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या वैल्यू आ गई n। और NC1 किसके बराबर होता है, NCN-1 के बराबर होता है। ठीक है जी, ये भी बात समझ आ गई। ये हमें याद रखने हैं ओरली, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। मेरे को ये याद होना चाहिए, 7C0 इज 1, 8C0 इज 1, 8C8 इज 1, ठीक है, 8C1 इज 8। या अब ऐसे आएगा ना एग्जाम में, जैसे या कभी भी क्वेश्चन में भी आ रहा है 8C1, तो इसको हम डायरेक्ट 8 लिख देंगे, क्योंकि पता है हमें ये याद करना है NC1 इज n के बराबर है। ये याद क्यों करना है, ताकि आपकी स्पीड फास्ट हो पाए, नहीं तो आप कैलकुलेट तो फॉर्मूले से हमेशा कर ही सकते हो। NC2 पे आते हैं, NC2 किसके बराबर होता है, NCN-2। NC2 इज इक्वल टू NCN-2, क्या लिखेंगे बताओ, n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस n-2 फैक्टोरियल। फिर तू जानता है n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे n-2 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है, तो n इंटू n-1/2 के बराबर आएगा। आ रही है बात समझ में, बताओ भाई सब लोग। ठीक है, NC3 इज इक्वल टू NCN-3। इसका देखो, अब इसमें कैसे लिखोगे, n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आती है NC3 की n इंटू n-1 इंटू n-2 डिवाइडेड बाय 6। एक पैटर्न है एक्चुअली में, जैसे NC3 आता है तो वो n-2 तक जाएगा और डिवाइड में 3 फैक्टोरियल आएगा, ऐसे करके इसका पैटर्न है। ठीक है, अब चलो यहाँ तक ही आपको ध्यान में रखना है, इससे आगे तो जब भी आएगा हम क्वेश्चंस में और देख लेंगे। यहाँ तक सबको अब क्लियर हो गया। सर ये 6 कैसे आ गया, 3 फैक्टोरियल बेटा 6 होता है ना, ये फॉर्मूला लगाया हमने, तो 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 6। हाँ यस सर यस। ठीक है, सबको क्लियर हो गया यहाँ तक, चलो ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। प्रॉब्लम 1, अब जितने मैंने पॉइंट्स बताए, कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बट अब थोड़े क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा समझ भी आने लगे। तो प्रॉब्लम 1, फाइंड एक्सपेंशन ऑफ, अभी इस चैप्टर का सबसे आसान प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, y+2 की पावर 6। जल्दी से लिखो अपनी कॉपी में, सिंप्लीफाई करना है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है ये।
जिसका आंसर आ रहा है वो डन लिखो फिर इसको। ओके तीन बच्चों का हो गया, बाकी बच्चे बेटा फॉर्मूला लगाना है जो आपके पास लिखा होगा, कल भी हमने पढ़ा था। जिन्होंने कल का लेक्चर मिस किया उनको लेक्चर देखना पड़ेगा, तभी उनको कुछ चीजें समझ आएंगी बेटा। ठीक है चलो मैं बताता हूँ। अब सब लोग सुनो, जिन्होंने जिसको नहीं समझ आया अभी तक और कल का लेक्चर भी नहीं सुना हुआ है, तो x प्लस वाई की पावर n का हमें एक्सपेंशन लिखना है। ठीक है, अब नहीं बेटा पूरा लिखने की जरूरत नहीं, मैं बस आप डन लिख देना। ठीक है, वैसे आपने सही किया है। x की पावर x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन देखो, दोबारा से देखो। अब x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, इसको याद रखो। एन सी जीरो, एक्स की पावर इन दोनों का डिफरेंस, y की पावर जीरो। एन सी वन, एक्स की पावर में इन दोनों का डिफरेंस, y की पावर वन। एन सी टू, एक्स की पावर में इन दोनों का डिफरेंस, y की पावर टू। ऐसे करते करते एन सी एन, एक्स की पावर इन दोनों का डिफरेंस, y की पावर n, ये लगाना है बस आपको। अब x की जगह y है और y की जगह 2 है और पावर क्या है 6, तो हम लिखेंगे देखो 6c0, y की पावर 6, 2 की पावर 0 को 1 ही लिखना है। 6c1, y की पावर 5, 2 की पावर 1। 6c2, y की पावर 4, 2 की पावर 2। गलती नहीं कर देनी कैलकुलेशन में, फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। y की पावर 3, 2 की पावर 3। 6c4, y की पावर क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 2 और 2 की पावर 4, समझ रहे हो, प्लस 6c5, y की पावर 1, 2 की पावर 5। 6c6, y की पावर 0, 2 की पावर 6। अब देखो ऑर्डर में भी ऐसा आना चाहिए, y6, y5, y4, y3, y2, y की पावर 1, y की पावर 0। अच्छा 6c0 कितना होता है 1। ठीक है, अगर नहीं आता है अभी, याद नहीं होता है, तो रफ में कैलकुलेट करो। 6c0 6 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, तो y की पावर 6 आएगा। 6c1 इज 6, ये वाली वैल्यू 6 है, 6 इंटू 12, 6 इंटू 2 इज 12, तो 12 y की पावर 5 प्लस 6c2। अब 6c2 को कैसे याद रखना है, 6 इंटू 5/2। ऐसे आप देखो, यही मैं बता रहा था, ये अगर हमने ऊपर वाले जो फॉर्मूले में आपको बता रहा हूँ वो आपको ध्यान में है ना, आप कैलकुलेशन आसान कर लोगे जल्दी से जल्दी, अदरवाइज आपको हर बार लिखना पड़ेगा। तो 62 इज बेसिकली 6 इंटू 5/2 विच इज 15, 15 इंटू 4 इज 60, 60 y रेज टू द पावर 4 प्लस 63। 63 अब मेरे पास आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4/6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। 20 इंटू 8, 160 वाई क्यूब। ठीक है, 64 इज सेम एज 62, एनसीआर इज सेम एज एनसीएन माइनस आर, तो वो 15 ही हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 15 इंटू 16, तो 16 5 जा 80, 240, तो ठीक है, तो ये हो गया 240 वाई स्केयर प्लस 65 इज 6 ओनली, 6 इंटू 32। तो अब मेरे को यहाँ पे निकालना है 6 इंटू 32, तो 32 इंटू 6, 6 2 ज़ा 12, 192। ठीक है, तो 192 वाई प्लस 2 रेज टू द पावर 6 से 64, तो ये इसका आंसर आ रहा है। देखो मैच कर रहा है आप लोग का। सर इसमें y की पावर y प्लस x की पावर n का फॉर्मूला नहीं लग सकता। वही तो लगाया बेटा। सर ये तो x प्लस y की पावर n का। मतलब मेरे आप में एक बार दोबारा बोलो, मेरे को समझ नहीं आया आप क्या क्वेश्चन कर रहे हो। सर इसमें x प्लस y की पावर n का वो लगाया है हाँ सर y। फॉर्मूला तो वही लगाया है, बस हुआ क्या, x की जगह पर y आ गया, y की जगह 2 आ गया। इसको ना जब आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया जाएगा उसको अवॉइड करना है, ऐसा इसको 2 प्लस वाई लिख सकते हैं बट हम लिखेंगे नहीं। तो हमने x की जगह y रख दिया और y की जगह 2 रख दिया,
तो क्या हुआ 6c0 पहली वाली टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस और दूसरी वाली टर्म की पावर सर 0। ये तो आ गया समझ। हाँ फिर अब और क्या चाहते हो आप? अभी आप और किस तरीके से समझना चाहते हो बेटा? इसको उल्टा करके लिखना है 2 + y की पावर 6। नो सर, सर x को y सही है सर। एक ही बात है बेटा, देखो आप मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से सब लोग। अब ऐसा देखो, एक चीज मैं और बताता हूँ आपको। जैसे मान लो हम क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं, ax² + bx + c = 0, और आपको पता है इसके रूट आते हैं -b + -√d/2a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो आपके पास इक्वेशन आ जाती है x² - 5x + 6 = 0। तो आप क्या करते थे, कंपेयर करते थे ना, a 1 हो गया, b -5 हो गया, c 6 हो गया। अब ऐसा मतलब ये अब आपको मन में कर लेना है ये सब चीजें। अब आप बच्चे तो रहे नहीं कि भाई ऐसे लिखोगे a1 b -5 c6 फिर इसमें गिरोगे, इसको गेर के कैलकुलेट करोगे तब आंसर निकालोगे, इसमें तो टाइम लग जाएगा। तो अब हम बड़े हो गए ना सब, आप सब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब ऐसा नहीं करना है। अब क्या करना है, डायरेक्ट कर देना है। तो ये आपको सीखना है जल्दी से जल्दी। अब जैसे आप इसमें यही हुआ, मैंने x की जगह y रख दिया, y की जगह 2 रख दिया, तो मैंने आपको समझाया है कि पहली वाली टर्म में क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा, 6 और 0 का डिफरेंस पहली वाली टर्म की पावर में जाएगा और दूसरी वाली टर्म की पावर में ये बेस जाएगा। पहली वाली टर्म में इन दोनों का डिफरेंस जाएगा, दूसरी वाली टर्म में इसका बेस जाएगा। पहले वाली टर्म पे इन दोनों का डिफरेंस 6 - 2 4, दूसरी वाली टर्म पे इसका बेस जाएगा। ठीक है, चलो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा पहला प्रॉब्लम। अब दूसरा प्रॉब्लम पे आते हैं। अब देखो, अब ये भी बड़ा इजी है, 3x² - x/2 की पावर 5, इसको एक्सपैंड करना है। कर दो भाई ये जल्दी से। हर्षित बेटा आप इसको देखना है एक बार ना, नोट्स को देखोगे आ जाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अभी आप ये वाला करो, इसमें भी आपको समझ आ जाएगा। अभी बहुत क्वेश्चन करने हैं, आपको याद हो जाएगा कि ये 63 64 हम सब कैसे निकाल रहे हैं, तो उसको लेके मत घबराओ। अभी ये वाला करो, इसमें भी मैं रिपीट करूंगा ना तो आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। नीरज तुम इसमें चैट बॉक्स में लिखो तुम्हें समझ आ रहा है। नीरज कुमार 11th NM, चैट बॉक्स में लिखो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अजय तुम प्रेजेंट हो क्लास में, तुम भी लिखो चैट बॉक्स में समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और झूठ नहीं लिखना है, सच लिखना है। आ रहा है तो लिखो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बोल दो नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ओके, कुछ कुछ आ रहा है ओके। बेटा नीरज आप ना कल का लेक्चर भी देखना है बायनोमियल का। हाँ कल का लेक्चर आपको देखना है, जो कल हुआ था, येस्टरडे हुआ था ना 27th वाला, वो लेक्चर देखना आप। चलो ठीक है, अब देखो मैं करता हूँ। अब देखना आप सब लोग, जिसको पहला वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया था, ये वाला आप समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले क्या करना होता है, अब ये टर्म है, इसको और ज्यादा कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस पे फॉर्मूला लगेगा। क्या लगाना है, 5c0 जो पहली टर्म है उसकी पावर में इन दोनों का डिफरेंस, और जो दूसरी टर्म है उसमें ये बेस। नेक्स्ट लिखो, देखो 5c1 जो पहली टर्म है उसमें इन दोनों का डिफरेंस, दूसरी की जो दूसरी टर्म है उसमें बेस। ठीक है, फिर 5c2 पहली टर्म में इन दोनों का डिफरेंस, जो दूसरी टर्म है उसमें पावर में आएगा बेस, प्लस 5c3 3x² पहली टर्म में इन दोनों का डिफरेंस, दूसरी टर्म में जो आएगा बेस, 5c4 3x² की पावर 1 -x/2 की पावर -x/2 की पावर 4, प्लस 5c5
3x² की पावर 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है हमें, -x/2 की पावर 5। समझ आ गया सबको? ये बात समझ आ गई? ठीक है जी। चलो अब कैलकुलेशंस करनी है तो कैलकुलेशन करते हैं। 5c0 इज 1, 3 raised to the power 5 is 243, x raised to the power 10। समझ आ गया कैसे कर रहा हूं? ध्यान देना सब लोग। 3 raised to the power 5 is 243, x raised to the power 10 माइनस x/2 raised to the power 0 is 1, तो ये आ गया इंटू 1। ठीक है जी। प्लस 5c1 इज 5। अब ये मैंने अभी बताया था nc1 n के बराबर होता है। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81, x की पावर 8, क्योंकि माइनस आ रहा है तो इधर माइनस आ जाएगा, -1 की पावर 1 है, माइनस आगे ले लिया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक एक्स और आएगा। ठीक है जी। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, अब यहाँ पे x की पावर 2 और x है, ठीक है, तो इसीलिए वो x, जैसे वो x की पावर 2 की भी अलग से पावर जा रही है और x की पावर भी अलग से जा रही है, उन दोनों को आपको क्लब करना पड़ेगा, ये बेसिकली x की पावर 9 बनेगा। आगे बढ़ते हैं। 5c2 कितना होता है? 10। 5c2 10, हाँ ऑल्टरनेट आएंगे बेटा। 5c2 10 कैसे होता है? 5 इंटू 4/2। ठीक है। 3 की पावर 3 कितना आएगा? 3 की पावर 3 हो गया 27 इंटू एक्स की पावर 6 इंटू -1 की पावर 2 प्लस हो जाएगा एक्स की पावर 2 डिवाइडेड बाय 4। 5c3 10 इंटू 3 की पावर 2 9, एक्स की पावर 4 बाय 8 विद नेगेटिव साइन। ठीक है। 5c3 10 लिख दिया मैंने, 3 की पावर 2 9 लिख दिया, एक्स की पावर 4 लिख दिया और एक्स की पावर 3 आएगा साथ में। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 5c4 इज 5 इंटू 3/16, ये पॉजिटिव आ जाएगा, एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 4। 5c5 इज 1, ऑल्टरनेट साइन आएगा क्योंकि -1 की पावर 5 है, एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाय 32। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। ऑलरेडी ये बस इससे ज्यादा क्या सिंप्लीफाई करना है इसको, बस इसको ऐसे लिख देते हैं 243 एक्स की पावर 10, क्योंकि एड अप नहीं होंगे क्योंकि इन सब की पावर अलग अलग आ रही है, तो ये बन रहा है -2, सॉरी ये वाली टर्म आ गई 243 एक्स की पावर 10, ये हो जाएगा 405 बाय 2 एक्स की पावर 9। नेक्स्ट हमारे पास कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास 135/2 एक्स रेस टू द पावर 8। ठीक है, यहाँ पे भी 5 आ रहा है और यहाँ पे 4 आ रहा है, -45/4 एक्स रेस टू द पावर 7 प्लस नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास 15/16 एक्स रेस टू द पावर 6 माइनस एक्स रेस टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 32। देखो ये आंसर आना चाहिए आपका। आया? मैच कर रहे हैं सबका? देखो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक और अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं। नहीं ये भी अभी भी इजी दे रहा हूँ, फिर इसके बाद दूंगा एक अच्छा क्वेश्चन। तो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम 3, प्रॉब्लम 3 इज सिंप्लीफाई x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू द पावर 6 प्लस x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू द पावर 6। चलो भाई करो इसको।
अवनी का हो गया, और देखो भाई किस किस का हो गया, डन करो एक बार जल्दी से जिस जिसका हो गया है। देखो मैं बहुत स्लो स्लो बता रहा हूँ आपको ताकि सबको समझ आए। खुशी का हो गया, प्राची का हो गया, उमंग का हो गया, तनीषा का भी हो गया है, बादल का हो गया। बादल आप माइक ऑन करके बताओ कैसे किया आपने, अगर माइक है आपके पास तो। रवीश का भी हो गया, ओके। विधि का हो गया। बादल आप बताओ बेटा, बादल सिंह। तो यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखो बादल, अपना आंसर लिखो चैट बॉक्स में। बाकी बच्चे चलो देखो मैं बताता हूँ। हाँ देखो इसमें क्या होगा अब, जैसे क्योंकि ऑल्टरनेट, इसमें क्या होगा, इसमें सारे पॉजिटिव साइन वाले टर्म्स आएंगे, टोटल 7 टर्म्स आएंगे। इसमें क्या होगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे। ठीक है, देखने पे समझ आ रहा है सबको। तो बस आप एक काम करो, इस टर्म को फॉर द टाइम बिंग मैं y मान लेता हूँ, तो ये टर्म भी मेरी y हो जाएगी। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई की पावर 6 प्लस x माइनस वाई की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो जैसे मुझे फॉर्मूला, मतलब वो वाला जैसे कल भी एक फॉर्मूला लिखवाया था, वो वाला फॉर्मूला मुझे अभी याद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे लिख दूंगा ना इसको, 6c0 x की पावर 6, 6c1 x की पावर 5 y, 6c2 x की पावर 4 y स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी लिख देंगे। x क्यूब y क्यूब, 6c4 x की पावर 2 y की पावर 4, 6c5 x की पावर 1 y की पावर 5, 6c6 y की पावर 6। ये आपकी पहली टर्म होगी। अब जो दूसरी टर्म आएगी वो क्या आएगी बताओ, वो आएगी 6c0 x की पावर 6 माइनस 6c1 x की पावर 5y प्लस 6c2 x की पावर 4 y स्क्वायर, क्योंकि अब y की जगह माइनस y घेरना है आपको। तो यहाँ पे y की जगह माइनस, यहाँ तो आई नहीं रहा, यहाँ y की जगह माइनस y पुट करोगे तो माइनस आ जाएगा, यहाँ y की जगह माइनस y पुट करोगे वो सेम रहेगा। यहाँ पे 6c3, समझ रहे हो सब लोग, तो ये आ जाएगा 6c3 x की पावर 3 y की पावर 3, ऐसे चलेगा। तो एक प्लस वाली टर्म आएगी, एक माइनस वाली टर्म आएगी, ऐसे चलेगा ये। तो आपको देखने में समझ आ रहा है कि ये ऑड वाली कैंसिल हो रही है, ये 6c3 फिर कैंसिल हो गया। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ 6c0 x की पावर 6 प्लस 6c2 x की पावर 4 y स्क्वायर। नेक्स्ट क्या बच जाएगा, 6, अब इवन वाली लिखनी है आपको, 6c0 6c2 6c4 x की पावर 2 y की पावर 4, 6c6 x की पावर 0 y की पावर 6। ठीक है, अब लिख दो। अब 2 टाइम्स ऑफ 6c0 1 होता है तो x की पावर 6, 6c2 कितना होगा, 6 इंटू 5/2, याद आ रहा है, अभी भी बताया था nc2 इज n इंटू n माइनस 1/2, तो ये जगह 15 x4 y स्क्वायर। 64 is same as ncr is same as ncn minus r, 62 only, 15 x square y4 plus 66 is 1 y raised to the power 6। ठीक है, अब तू एक चीज अभी भूल गया है, क्या भूला है भाई, तेरे पास y जो था वो क्या था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो y की जगह अब तेरे को क्या पुट करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट करना पड़ेगा, तो पुट कर देते हैं। क्या देगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स की पावर 6, 15 x4 इंटू इसकी जगह क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 15 एक्स स्क्वायर इंटू इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। अब और थोड़ा सिंप्लीफाई होगा फिर हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो चलो मैं कर देता हूँ जल्दी से, ये हो गया x की पावर 6, अब को लाइक कोफिशिएंट एक जगह लिख देते हैं, 15 x की पावर 6 प्लस 15 x4, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू x4, इसको यहीं पे थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि एक स्टेप हमारा बच जाए।
15x स्क्वायर इंटू x4 प्लस 2x² प्लस 1। ठीक है बेटा, तो अब मेरे पास आ जाएगा 15x4, ये वाली टर्म बनेगी 15x6, तो यहाँ पे लिख देते हैं 15x6। ये बनेगी 30x4, तो यहाँ पे लिख देते हैं 30x4 प्लस 15x²। ठीक है, ऐसे x² प्लस 1 का होल क्यूब क्या आएगा, x⁻6 प्लस 1 प्लस 3x4 प्लस 3x²। ठीक है, तो ये टर्म अब मेरे पास बन जाएगी x⁻6 यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, प्लस 3x4 यहाँ पर आ जाएगा, 3x² यहाँ पर आ जाएगा और 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर अब हमारे पास कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ ये बन जाएगा 32x⁻6 प्लस 48x⁻4 18x² प्लस 1। सो दिस इज द आंसर। देखो ये किस किस का आया था, हाँ प्राची, एनसी ऑड वाला नहीं, एनसी इवन वाला बच रहा है ना बेटा। ओके बहुत बढ़िया, बट कुछ ही बच्चों का आ रहा है, सबका नहीं आ रहा है भाई, सबका आंसर आना चाहिए यार, ये तो बहुत आसान चीजें हैं। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे को लगता है सबको क्लियर हो गया, जिसको नहीं क्लियर हुआ वो इसको लेक्चर को दोबारा देखे या नोट्स अभी मैं अपलोड करूंगा तो उसको पढ़े। ठीक है, आ जाएगा, मतलब कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले को लिख लिख कर याद करो और फिर आ जाएगा। ठीक है, चलो फोर्थ प्रॉब्लम पे आते हैं। ठीक है, ये अच्छा प्रॉब्लम है। इफ फोर्थ, खुद से करना है ठीक है आप सब लोग, और जिसका आंसर आएगा जल्दी से मुझे बताना है। इफ फोर्थ टर्म, चैट बॉक्स में लिखना है, मतलब फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ px plus 1 by x raised to the power m is 5 divided by 2 for all x belongs to R, then find m comma p। निकालो इसका आंसर और चैट बॉक्स में बताओ, खुद से करना है दिमाग लगा के। जिसका भी आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में लिखो।
m6 p हाफ, यस ठीक है जी। m9 नहीं आएगा बेटा, m6 आएगा और p हाफ आएगा। विधि का आंसर आ गया है और भी कुछ बच्चों का आ गया है। ठीक है चलो देखो मैं बताता हूँ। अब फोर्थ टर्म है इस एक्सपेंशन की, है ना, तो t4 हम कैसे लिखते थे, tr+1 वाला फॉर्मूला आना चाहिए। तो t4 का मतलब हो गया tr+1। देखो ध्यान, पहले tr+1 लिखता हूं आपको। x+y⁴n के लिए आपको याद होगा tr+1 होता है ncr x⁻n - r y⁻r, ये फॉर्मूला होता है। tr+1 क्या होता है, ncr x⁻n - r y⁻r, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, px+1/x⁻n। इसके लिए मेरे को निकालना है t4, बिकॉज फोर्थ टर्म बोला हुआ है। t4 में क्या आ जाएगा, nc3, क्योंकि जब यहाँ पे 3 आएगा तो ही तो 4 बनेगा, तो nc3। तो n की जगह पे यहाँ पे क्या है, m है, तो m लिख दो यहाँ पे। mc3 x की पावर क्या आएगा, x नहीं है ना, x की जगह क्या है, px है, तो px की पावर में क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस m-3। 1/x की पावर में क्या आएगा, 3। समझ आ गया। अब ये जो वैल्यू है ये हमें किसके बराबर दे दी है, ये वाली वैल्यू उसने बोला है फोर्थ टर्म जो है 5/2 के बराबर है, ठीक है जी। और पूरी मतलब हर एक x की वैल्यू पर है, तो हमारे पास अब क्या वैल्यू आ गई, mc3 p की पावर m-3, x की पावर कितना आ जाएगा, m-6 इजिकल टू 5/2। अगर अब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो देखने पे एकदम ये क्लियर हो रहा है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू x है और राइट हैंड साइड में x नहीं है, तो x की पावर को क्या होना पड़ेगा, 0, क्योंकि भाई x, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ना फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो x की वैल्यू तो वेरी करती रहेगी। x को 1 डालोगे कुछ और हो सकता है, x को 2 डालोगे कुछ और हो जाएगा, x को 3 डालोगे कुछ और हो जाएगा। तो हमें तो बट वैल्यू क्या चाहिए, कांस्टेंट। इससे हम ये कंक्लूड कर लेंगे कि भाई x की पावर 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि m-6 हमारा 0 होगा, तभी तो ये वाली वैल्यू mc3 p की पावर m-3 कांस्टेंट बन पाएगी। अगर वो x पर डिपेंडेंट आ गई तो कांस्टेंट नहीं बन पाएगी। तो m की वैल्यू हमारे को पता चल जाएगी कि 6 के बराबर आ रही है। अब m हमारा 6 आ गया, तो क्या बनेगा, 6c3 p की पावर 3 इज इक्वल टू 5/2 आ गया। अब यहाँ से p निकल जाएगा हमारा, तो p की पावर 3 कितना आ जाएगा, 5/2 इंटू 1/6c3। 6c3 कितना होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/एक 6 एक कट 6 कट गया, 2 इंटू 5 इंटू 4, तो 1/8 आ गया। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p क्यूब इज 1/8, तो p कितना आ जाएगा, हाफ। तो आपके पास p हाफ आ जाएगा और m6 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। देखो भाई सबको क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ। जिनको भी समझ आ गया वो ऑल क्लियर करो। अंजलि, अनुज, अनुष्का, अर्श, बिंदु यादव, चेतना, छवि, बहुत बच्चे हैं जो कुछ भी नहीं लिखते हैं, दीपक रावत, कृतिका तनवर, प्रवीण पराशर, सोमिल सिंगला। बेटा आप लोग को भी चैट में लिखना होता है ना, तभी तो मुझे पता चलेगा आप लोग पढ़ रहे हो अच्छे से। P4 P5। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इसमें क्या था, चलो मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं समझ नहीं आया। इसमें उसने बोला था कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसकी जो ये जो टर्म है px+1/x की पावर m जो है, इसकी फोर्थ टर्म 5/2 है। अब इससे हमें क्या पता चल गया कि भाई इसकी फोर्थ टर्म कांस्टेंट है। तो इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ इसकी जो फोर्थ टर्म है वो x पर डिपेंडेंट नहीं होगी, मतलब उसमें x की पावर 0 आएगी, क्योंकि कांस्टेंट है ना बेटा वो, इसका मतलब x पर डिपेंडेंट ही नहीं होगी। अब जैसे आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो, ये वाली टर्म क्या आ रही है, अब जैसे इसमें जो भी वैल्यू आ रही है वो x पर डिपेंडेंट आ रही है ना, तो ये फर्स्ट टर्म x पर डिपेंडेंट है, सेकंड भी डिपेंडेंट है, थर्ड भी डिपेंडेंट है, फोर्थ कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट होगी वहां पे x की पावर क्या आएगी, 0 आएगी।
तो उसने बोला इसकी फोर्थ टर्म 5/2 है, मतलब इसमें फोर्थ टर्म जो है उसमें x की पावर 0 होगा, तो मैंने इसकी फोर्थ टर्म लिख दी। अब इसके लिए फॉर्मूला आना चाहिए आपको TR+1 का, वो क्या होता है NCR x की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। तो T4 में क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा आपका, कंपेयर करने पर MC3 px की पावर m-3 1/x की पावर 3, कंपेयर करके लिख दिया इसको 5/2 के बराबर। अब x की पावर को क्या बनाना पड़ेगा 0, तो m आपका कितना आ गया 6 आ गया। तो अब M6 आ गया, फिर मैंने इसमें M6 को इसमें पुट कर दिया, तो क्या आ गया 6c3 p की पावर 3, क्योंकि m को 6 पुट कर दिया, x की पावर 0 1 हो जाएगा इक्वल टू 5/2, यहाँ से p निकल गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, P5 पे आते हैं। अब P5 क्या है हमारा, ये देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है 18 क्यूब प्लस 7 क्यूब, इसको भी सिंप्लीफाई करना है, 3 इंटू 18 इंटू 7 इंटू 25। डिवाइड में लिखा हुआ है हमारे पास, ये डिवाइड में है इसके साथ, ठीक है। तो 3 की पावर 6 प्लस 6 इंटू 243 इंटू 2, ये इंटू का साइन है, 6 इंटू 243 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 81 इंटू 4 20 इंटू 27 इंटू 8 15 इंटू 9 इंटू 6 6 इंटू 3 इंटू 32 प्लस 64, ये निकालना है हमें, इस पूरी टर्म की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दिमाग लगाओगे ना तो हो जाएगा बहुत जल्दी। जिसका भी आंसर आ रहा है वो चैट बॉक्स में लिखो। वन। 1 आएगा इसका आंसर। बाकी बच्चे एक बार थोड़ा सोच लो, फिर मैं बताता हूँ। ध्रुव मंगला, ध्रुव राय में से कोई प्रेजेंट है? चैट बॉक्स में लिखो भाई। ध्रुव राय, चलो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। काफी बच्चों ने बता दिया है वन। देखो इसको, ये क्वेश्चन ना शायद हो सकता है असाइनमेंट में भी और आपके पैकेज में भी मिलेगा, जेई मेंस में आया हुआ है ये प्रॉब्लम। तो जैसे क्या लिखा हुआ है, ये ऊपर वाली टर्म को देखोगे तो देखो पता चल रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी तो है। ये जो 25 है, इस 25 को आप लिख सकते हो 18 प्लस 7। तो ऊपर तो देख के समझ आ रहा होगा आपको, ऊपर देख के समझ आ रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो क्या बन गया न्यूमरेटर में हमारे पास टर्म क्या बन रही है 18 प्लस 7 का होल क्यूब। तो न्यूमरेटर में तो मेरे पास टर्म बन गई 18 प्लस 7 का होल क्यूब। अच्छा, अब डिनोमिनेटर देखते हैं। डिनोमिनेटर में देखो, ये बन गया 3 की पावर 6, इसको मैं ऐसे लिखता हूं देखो 6c0 3 की पावर 6। नेक्स्ट टर्म जो है वो है 6c1 3 की पावर 5 2 की पावर 1, क्योंकि 6c1 6 होता है, 3 की पावर 5 243 होता है, 2 तो 2 ही होता है। ठीक है, 15 को मैं लिख सकता हूँ 6c2 3 की पावर 4 2 की पावर 2।
62 कितना होता है 6 इंटू 5/2 तो 15, 15 इंटू 3 की पावर 4 इज 81 इंटू 4, ठीक है, प्लस ये आएगा 63 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है, फिर आ जाएगा 64 इंटू 3 की पावर 2, 9 2 की पावर 64, यहाँ पे 9 इंटू 16 आना चाहिए, एक मिनट रुको, 9 इंटू यार है ना 64 इज 15 इंटू 9 इंटू 2 की पावर, यहाँ पे 16 आएगा बेटा, यहाँ करेक्शन करो, 15 इंटू 9 इंटू 16, क्योंकि 64 कितना होगा 64 हो जाएगा 6 इंटू 5/2 तो वो हो जाएगा 15, ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या आएगा 3 की पावर 2 आएगा विच इज 9 और 2 की पावर 4, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 65 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 5, 65 इज 6 इंटू 3 इंटू 32, फिर आ जाएगा 66 इंटू 2 की पावर 6, तो ये टर्म बनेगी नीचे, ठीक है, तो आप बच्चों ने भी जिन्होंने भी आंसर 1 निकाला वो देखा नहीं यहाँ पे कि ये 16 आना चाहिए, चलो कोई भी, ध्यान दो अब इधर, ये वाली टर्म क्या बन गई, ये वाली टर्म बन गई हमारे पास 3 प्लस 2 की पावर 6, तो हमारे पास आ जाएगा क्या आ जाएगा बताओ, ऊपर आ गया 25 का क्यूब, नीचे आ जाएगा 5 की पावर 6, तो इसको 25 का क्यूब बाय 25 का क्यूब लिख सकते हैं, आंसर हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को भी तो बताओ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर वहाँ पे 3 की पावर डिनोमिनेटर में 3 की पावर 6 के बाद जो 6 इंटू 243 इंटू 2 है तो आना नहीं चाहिए सर 2 की पावर 2। कहाँ पे डिनोमिनेटर में जो सेकंड टर्म है ये वाली टर्म में, ये वाली टर्म में यस सर। नहीं, इसमें क्या हुआ 61 3 की पावर 5 2 की पावर 1 आएगा ना, पहले 3 की पावर 6 है, फिर क्या आएगा 3 की पावर 5 2 की पावर 1, नेक्स्ट में क्या आएगा 3 की पावर 4 2 की पावर 2, नहीं सर नहीं आया वहाँ समझ, पे मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 उसके अंदर से 2 एक वहां से आ जाएगा, एक 2 है साथ में। नहीं 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 बेटा देखो 6 होता है ना, क्योंकि टोटल टर्म्स इसमें कितनी है देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बनेगा आपका 3 प्लस 2 की पावर 6, इसमें फर्स्ट टर्म क्या आएगी बताओ 603 की पावर 6, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 613 3 की पावर 5 2 की पावर 1, तो वो पूरी टर्म बन तो रही है 61 इज 6 3 की पावर 5 इज 243 2, नेक्स्ट टर्म आएगी 62 3 की पावर 4 2 की पावर 2, तो वो भी पूरी टर्म बन रही है, तो सही है एकदम, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यस सर। चलो ठीक है बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं हम, तो ये हमारा हो गया प्रॉब्लम नंबर 5, अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 पे। चलो जी भाई प्रॉब्लम नंबर 6 करते हैं हम, प्रॉब्लम नंबर 6 में हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, अच्छा तो इसमें ए पार्ट है 102 की पावर 5 निकालना है, इजी इजी से प्रॉब्लम है, ऐसे आपको असाइनमेंट में मिल जाएंगे, असाइनमेंट में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम की थ्योरी आपने नहीं पढ़ी हो, क्योंकि उसमें क्या होता है ना लास्ट ईयर के प्रॉब्लम में जितने भी एग्जाम्स वगैरह में आए हुए हैं, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम आपसे नहीं हो रहा तो उसको स्किप करके आगे बढ़ते रहना है आपको, और कोशिश करनी है आप 20-30 प्रॉब्लम रोज के करते रहो, तो 20 मिनिमम साइड पर है और 40-50 मैक्सिमम साइड पर है, तो अगर आपसे होते जा रहे हैं उसको जल्दी जल्दी फिनिश अप करो, ठीक है, तो वो आपका होमवर्क है, तो चलो करते हैं 102 की पावर 5, बट जितना पढ़ाया होगा उतना ही कर सकते हो ना, उससे आगे का तो कर नहीं सकते, इसीलिए वो 20-30 तक ही रुक जाएगा अभी, तो जब तक चैप्टर आगे नहीं बढ़ेगा, तो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर भी है, तो देखते हैं 102 की पावर 5, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 2 की पावर 5, क्योंकि 100 की पावर निकालना हमारे लिए आसान है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5C0 100 की पावर 5, 5C1 100 की पावर 4 2 की पावर 1, 5C2 100 की पावर 3 2 की पावर 2, 5C3 5C3 100 की पावर 2 2 की पावर 3, 5C4
100 की पावर 1, 2 की पावर 4, 5c5, 2 की पावर 5। ये आ गया टर्म। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो करते हैं। चलो देखो इसमें कितने जीरो आएंगे, 10 जीरोस आ जाएंगे। तो 1 2, क्योंकि 10 की पावर 2 हो जाएगा ना ये, और 10 की पावर 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा कैलकुलेशन ध्यान से करनी पड़ेगी इसमें। अब यहाँ पर कितना आएगा, 100 की पावर 4, 8 जीरो ये, और 5 इंटू 2 10 है ये, तो 9 जीरोस आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। 5c2 कितना होता है, ये वाली वैल्यू निकाल रहा हूँ। 5c2 इज 10, 5 इंटू 4/2 इंटू 4, तो वो हो गया 40। साथ में इसके 10 की पावर 3 और 100 की पावर 3, तो 10 की पावर 6, तो 6 जीरो और आएंगे। तो 3 जीरो फिर 3 जीरो, तो टोटल इसमें 7 जीरोस आ रहे हैं। तो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 और 7 0 और 4। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 5c4। 5c4 इज नहीं, ये आ रहा है 5c3 भी तो बचा हुआ ना। 5c3 इज 10 ओनली बिकॉज 5c3 इज 5c2। तो ये बन जा रहा है ये वाली टर्म बन जाएगी हमारे पास 5c3 इज 10, तो और 8, तो 8 इंटू 5 जीरो हो जाएंगे, क्योंकि 10 की पावर 4 हो जाएगा ये, तो 5 जीरो बन गया हमारे पास। तो 8 के साथ हमारे पास 5 जीरो लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 और एक 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 5c4 5 के बराबर होता है, इंटू 2 ले लेते हैं, इंटू 8 ले लेते हैं, इंटू 100 है हमारे पास। तो 10 तो 3 जीरो हो गए, है ना, समझ गए। 2 की पावर 4 इज 16, बट मैंने ऐसे नहीं लिखा, 2 की पावर 4 को ऐसे लिख दिया 2 इंटू 8, और 5c4 इज 5 ओनली, तो 100 है तो ये 1000 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ रही है 3 जीरो, और उसके साथ फिर 8 आ रहा है। नेक्स्ट इज 2 की पावर 5 विच इज 32। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर देना है। अब ऐड करना तो आता ही है सबको। 2 3 0 8 0 8 0 4 0 1 1, ये टर्म आएगी अपने पास। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों का अभय का आंसर आ गया, अवनी का आंसर आ गया। आगे सबको समझ अप्रोक्सीमेट कैसे किया हमने इस वैल्यू को। ठीक है, अब इसी का बी पार्ट करते हैं। ये मेरे को लगता है सबको आ गया होगा। बी पार्ट इज 0.99 रेज टू द पावर 5। इसको निकालो भाई। बाय यूजिंग फर्स्ट थ्री टर्म्स। चलो मैं ही बताता हूँ इसको। देखो, फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ बायनोमियल एक्सप्रेशन, उसने इसमें बोल दिया है कि बायनोमियल थ्योरम की या बायनोमियल एक्सप्रेशन की फर्स्ट थ्री टर्म्स को यूज करके आपको निकालना है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस 0.01 की पावर 5। समझ आ गया होगा सबको। 0.99 की पावर 5 को आप लिख सकते हो ना, 1 माइनस 0.01 की पावर 5। तो पहली तीन टर्म लिखनी है हमें, क्या लिखेंगे, 5c0 1 की पावर 5 माइनस 5c1 1 की पावर 4.01 प्लस 5c2 1 की पावर 3.01 की पावर 2। अब इसके आगे वाली टर्म लिखनी नहीं है, क्योंकि उसने क्या बोला हुआ है, फर्स्ट थ्री टर्म्स लिखनी है, बस इतनी ही टर्म लिखनी है हमें। अगर वो बोलता पूरा कैलकुलेट करो तो हमें सारी टर्म्स लिखनी पड़ती। अभी उसने क्या बोला हुआ है, सिंप्लीफाई दिस यूजिंग फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ बायनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है जी, चलो कर लेते हैं हम। 5c0 इज 1, अब 0.99 रेज़ टू द पावर 5 ऑब्वियसली 1 से तो कम ही होगा। 5c0 इज 1, 5c1 इज 5, तो 0.05 आ जाएगा। 5c2 इज 10 इंटू ये वाली टर्म कितनी आएगी, 1/100 है ना, तो 1/100, और ये 1/100 एक और आ जाएगा। समझ गए कैसे, 1/100 इंटू 1/100 आ जाएगा ना ये। तो एक जीरो से 5c2 10 होते, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया यहाँ पे, तो ये आ रहा है 1.001 माइनस 0.050। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1.001 माइनस 0.050, तो वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9.951 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.951। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इसकी। ठीक है, समझ गए बायनोमियल की हेल्प से आप कैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकाल सकते हो। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को भी यहाँ तक, क्लियर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब हमारा हो गया प्रॉब्लम नंबर 6। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 पे। फाइंड n if
the ratio of fifth term from the beginning to the fifth term from the end find n if the ratio of fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion of 2 raised to the power 1 by 4 plus 1 by 3 raised to the power 1 by 4 whole power n is root 6 ratio 1. ये क्वेश्चन करना है, इसमें n निकालना है, निकालो भाई सब लोग. If the ratio of fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion of this is root 6 ratio 1. जिसका भी आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में लिखो. देखो कल आपको इसका ना फॉर्मूला बताया था. अच्छा, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टी आर प्लस 1 लेते हैं ना, तो क्या आ जाएगी NC4 टू 1 by 4 की पावर n माइनस 4 1 by 3 रेज़ टू पावर 1 by 4 की पावर 4. ठीक है, हाँ n 10 आएगा. ठीक है, आपका जिस बच्चे का भी 10 आ रहा है वो आंसर सही है. तो NC4 2 की पावर 1 by 4 n माइनस 4 1 by 3 की पावर 1 by 4 रेज़ टू पावर 4, ये T5 हो गया. अब हमें निकालना है T फिफ्थ फ्रॉम द एंड. तो इसके लिए आपको बताया था टी आर प्लस 1th फ्रॉम द एंड जो होता है वो टी एन माइनस आर प्लस 1th फ्रॉम द बिगनिंग होता है. ठीक है, तो टी फिफ्थ फ्रॉम द एंड जो होगा, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, टी एन माइनस 5 प्लस 1, तो एन माइनस 4 हो जाएगा ना. ये आर कितना है इसमें, R5 नहीं है, सॉरी R3 है ना, क्योंकि R4 है, क्योंकि ये 4 प्लस 1 होगा. तो टी एन माइनस 4 प्लस 1th फ्रॉम द बिगनिंग हो जाएगा. ठीक है, तो स्टार्टिंग से वो टर्म क्या हो जाएगी, टी एन माइनस 3.
ठीक है, अब टी एन माइनस थ्री लिख देते हैं, तो दिस इज टी एन माइनस थ्री, तो एन माइनस फोर प्लस वन है, ये हो जाएगा एन सी एन माइनस फोर। समझते हो ना, टी आर प्लस वन का फॉर्मूला होता है ना ये, देखो टी आर प्लस वन का फॉर्मूला होता है एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर। ठीक है, तो इसमें इंटू वाई की पावर आर, तो आर प्लस वन जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आर आता है, तो अब यहाँ पे एन माइनस फोर प्लस वन आ रहा है ना, तो क्या आएगा एन सी एन माइनस फोर, टू की पावर वन बाय फोर की पावर इन दोनों का डिफरेंस विच इज फोर, वन बाय थ्री की पावर वन बाय फोर, इन दोनों ये जो बेस आ रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये दोनों की जो रेशियो है उसने ये बोला ना, द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज रूट सिक्स डिवाइडेड बाय वन, तो अब इन दोनों का रेशियो लेना है हमें, इन दोनों का रेशियो लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं एन सी फोर टू की पावर एन माइनस फोर डिवाइडेड बाय फोर, थ्री की पावर माइनस वन बाय फोर की पावर फोर कर दूं उसको न्यूमरेटर में ले गया, ठीक है, क्योंकि वन बाय थ्री की पावर वन बाय फोर है ना बेटा, यहाँ आ जाएगा एन सी एन माइनस फोर टू की पावर वन, और थ्री की पावर कितनी आएगी इसमें, थ्री की पावर माइनस वन बाय फोर की पावर एन माइनस फोर, तो दिस शुड बी इक्वल टू रूट सिक्स डिवाइडेड बाय वन। तो अब क्या हो गया, एन सी फोर और एन सी एन माइनस फोर बराबर होते हैं आपस में, तो ये तो कट गया। ठीक है, अब सबको ऊपर ले जाओ, न्यूमरेटर में ले जाओ, तो ये बन जाएगा टू की पावर एन बाय फोर माइनस वन। ठीक है, थ्री की पावर फोर में क्या आ जाएगा, एन माइनस फोर बाय फोर माइनस वन आ जाएगा, तो इज इक्वल टू रूट सिक्स। तो ये दोनों की पावर सेम है अगर आप ध्यान से देखो, तो इसकी पावर भी बन रही है टू की पावर एन माइनस एट बाय फोर, थ्री की पावर भी बन रही है एन माइनस एट बाय फोर, इधर आ रही है सिक्स की पावर हाफ। तो इसको, ये आपको पता होगा ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर एक्स होता है ए बी की होल पावर एक्स, तो जगह सिक्स की पावर एन माइनस एट बाय फोर इज इक्वल टू सिक्स की पावर हाफ, तो एन माइनस एट बाय फोर इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा, तो एन हमारे पास कितना आ जाएगा, टेन आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। सबको क्लियर हो गया? अच्छा, आप दो क्वेश्चन और करने हैं जल्दी से, एक ही के दो पार्ट बना देते हैं। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 100 ये दो पार्ट करने हैं, करो एक बार ट्राई। पहले वाले पार्ट का तो आंसर ओरली आ जाएगा। हाँ, आपको कल बताया था कि x प्लस वाई की पावर n अगर है मेरे पास, ठीक है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, n प्लस वन, तो इसका आंसर तो कितना आ जाएगा 101, तो इसका आंसर 101 है। ये कल हमने थ्योरी में पढ़ा था। अब इसके लिए आप थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ए पार्ट का आंसर 101 आएगा, सबको क्लियर हो जाना चाहिए। अब बी पार्ट आप दिमाग लगा के बताओ क्या आंसर आएगा, उसका आंसर n की टर्म्स में आएगा।
हाँ अंकित, अगर बायनॉमियल नहीं होगा तो ऐसा नहीं है ना, क्वेश्चन तो नहीं बन पाएगा। अब क्वेश्चन तो करना है, क्वेश्चन तो दिया है, उसमें ऐसा नहीं बोलना है कि बायनॉमियल नहीं है सर ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं करना है। अब इसको सॉल्व करना है अपने को। लवीज तुमने कैसे बताया ये? लवीज बताओ माइक ऑन करके कि ये कैसे सर बताया n प्लस। हाँ सर वो जो 3 टर्म्स है उसके अंदर 2x और 2x को एक साइड ले लिया और 3y प्लस 4z को एक साइड लेके उसकी पावर n करके उसको सॉल्व करा, तो उसके बाद आ गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n प्लस 1, उसके नहीं, बाद तो आ गया सर। x प्लस, इसमें x प्लस वाई प्लस जेड है ना, तो 2x 3x कहाँ से लिया तुमने? मतलब सर वही वहां तक लिया ना, x ले लिया और प्लस y प्लस z एक साथ ले लिया, तो उसके बाद आ गया। अच्छा, एक टर्म को तुमने x मान लिया और एक टर्म को y प्लस जेड को अलग एक टर्म मान लिया, ऐसा किया ना? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जैसे लवीश ने किया है उस तरीके से प्रॉब्लम होगा। बाकी लोग देखो एक बार मैं फिर बता रहा हूँ। इसमें आप क्या करो, x को एक टर्म मान लो और y प्लस जेड को दूसरी टर्म मान लो, फिर ओपन अप करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये ऐसा बनेगा nc0 x की, जैसे एक टर्म y प्लस जेड को मान लेते हैं तो x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस वन y प्लस जेड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, nc2 x की पावर n माइनस टू y प्लस जेड की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे फिर nc3 x की पावर n माइनस थ्री y प्लस जेड की पावर 3 आ जाएगा। ऐसे करते करते लास्ट में ncn x की पावर 0 y प्लस जेड की पावर n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे एक टर्म है मेरे पास, अब यहाँ पे दो टर्म होगी ना अपने पास। कैसे, एक टर्म बनेगी x की पावर n माइनस वन y, फिर बनेगा x की पावर n माइनस वन जेड। नेक्स्ट में इसमें कितने आ जाएंगे, इसमें तीन टर्म आ जाएंगी क्योंकि ये ओपन अप होगा वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस टू वाई जेड में, तो एक टर्म आएगी x की पावर n माइनस टू वाई स्केयर। और ये कोई भी टर्म किसी से ऐड नहीं हो पाएगी क्योंकि हर किसी टर्म की डिग्री चेंज हो रही है। x की पावर n माइनस टू जेड स्केयर ऐसे करके इसमें चार टर्म आ जाएंगी। इसमें लास्ट वाले में n प्लस वन टर्म आ जाएंगी क्योंकि y प्लस जेड की पावर n प्लस वन है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टोटल टर्म्स हमारे पास आ जाएंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सो ऑन टू n प्लस 1। तो हमारा आंसर, अब इसका सम निकालना आता है हमें, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, अच्छा तो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं। एक मेरे को और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन बतानी है, वो सुन लो आप सब लोग। एक तो आपको ना बहुत बच्चों को अभी कंफ्यूजन रहता है, जो हम आपको असाइनमेंट देंगे इसको आपको रफ कॉपी में करना है। ठीक है, इसको कोई चेक नहीं करेगा कि भाई आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। मैं बता देता हूँ अभी, रुको पहले एक बार मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं। असाइनमेंट जो है वो आपको रफ कॉपी में करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको खुद ही नुकसान होगा, आपको पेपर में पता चलने लग जाएगा कि आपके मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, और एवरी डे कोशिश करो कि 20 to 40 क्वेश्चन इसके आप करते रहो, जितने भी क्लास में हो जा रहे हैं विद टाइम वो करते रहना है। ठीक है, फिर जो आपका मॉड्यूल है, आपको मॉड्यूल मिलेगा एक, अभी प्रिंटेड कॉपी में मिल जाएगी आप लोगों को, अभी जो पीडीएफ में शेयर हो रहा है फाइल्स में, है ना। उसको आपको कोशिश करना है एक फेयर कॉपी बनाओ, एक ही बना लो उसी में करते रहो, या अब अलग बनाना चाहते हो उसमें भी कर लो। क्योंकि क्या होता है, जब आप जैसे 11th के एंड में चले जाओगे या 12th के एंड में चले जाओगे, आपको रिवाइज करना पड़ेगा। फिर जो आपने ट्रिक्स सीखे होंगे, आप कुछ क्वेश्चन भूल गए, तो अगर आपके पास वो फेयर कॉपी में होगा तो आप उसको हमेशा मतलब देख सकते हो कि हाँ यार ये क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से किया था। फिर जो आपके क्लास नोट्स हैं, वो जो आप कुछ अभी क्लास में बनाते होंगे जब क्लास चल रही होती होगी, या जैसे आपकी क्लास खत्म हो जाती है तब बनाते हो, उसको भी आपको एक फेयर कॉपी में करना है। तो बेसिकली ये दो काम आपके फेयर कॉपी में होने चाहिए। ठीक है, मॉड्यूल जो आप सॉल्व करोगे, जो आपकी चार एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप चार नहीं कर रहे हो, तीन, इसमें तीन कंपलसरी हैं। एक्सरसाइज 1 2 3 कंपलसरी है, 4 आपके लिए ऑप्शनल है। जिन बच्चों को जेई एडवांस की तैयारी करनी है उसको 4 करना कंपलसरी है, जिसको जेई मेंस तक सीमित रहना है उसको ये तीन एक्सरसाइजेस करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, अच्छा, और जो नए बच्चे और क्लास के टाइमिंग्स का इशू आप देख लो। कल से ये है कि भाई अगर आप 9:35 से लेट ज्वाइन करोगे तो आपकी एब्सेंट मार्क होगी, और अगर आपकी 75% से कम अटेंडेंस है तो आपका हो सकता है बैक लग जाए। बैक लगने का मतलब आपको 11th में रोक दिया जाए।
अगर आपका स्कोर भी कम है, अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपका बैच चेंज होता है इस पे, अगर आपकी अटेंडेंस कम है तो आपका बैच चेंज कर दिया जाएगा, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। दूसरा, आप अगर क्लास के बीच में 10 to 15 मिनट्स गायब हैं, मेरे पास भी वैसा अटेंडेंस रिकॉर्ड आ जाता है जिसमें ये पता चल जाता है इस बच्चे का, अब जैसे किसी बच्चे का नेटवर्क इशू आ रहा है तो वो 10:30 पे मान लो एग्जिट करेगा तो 10:31 पे दोबारा से ज्वाइन कर लेगा ना, 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर ज्वाइन कर लेगा। ऐसा तो नहीं होगा 10:30 पे उसने एग्जिट किया फिर ज्वाइन ही नहीं कर रहा है, या 9 या 10 o'clock पे उसने एग्जिट किया फिर 10:50 पे आ जा रहा है, तो ये सब नहीं चलेगा, तो उसकी एब्सेंट मार्क होगी। ठीक है, और उसका नाम मेरे पास तो सारा रिकॉर्ड रहता ही है, आपका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मेंटेन्ड है। केसीएम में जो हमारे राजन सर हैं डीटीपी हैं, उनके पास आपका पूरा रिकॉर्ड है, आपके पहले टेस्ट में कितना स्कोर आया था, दूसरे टेस्ट में कितना स्कोर आया था, तो ये सब आपका डिसिप्लिन कैसा है, ये सब चीजें ये डिसाइड करती हैं कि भाई आपका बैच कौन सा बनेगा। जब भी स्कूल ऑन होंगे तो आपके बैचेस शफल होंगे, उसमें ये सब चीजें ध्यान में रखेंगे। और मुझे तो मुझे विद टाइम बच्चे का पता चलता ही रहता है, आपका स्कोर देखते देखते हमें याद ही हो जाता है ना, आपके नाम भी याद होने लग गए, तो हमें ये ध्यान में रहता है कौन बच्चा कैसा कर रहा है। आज आपकी फिर जो नए बच्चे हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनको कोशिश करनी है दोनों क्लासेस अटेंड करें अभी, फिर विद टाइम हम उनके लिए एक क्लास कर देंगे, या तो इवनिंग वाली या मॉर्निंग वाली। ठीक है, तो अभी तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको दोनों क्लासेस अटेंड करनी है, फिर विद टाइम उनके लिए एक क्लास हो जाएगी, या तो मॉर्निंग वाली हो जाएगी या इवनिंग वाली हो जाएगी, विद इन मेरे को लगता है 1 मंथ के अंदर अंदर, तो क्योंकि जो आपका मिस हो रखा है वो आपको करवाना पड़ेगा। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं जिनको रिवाइज करना है, तो इवनिंग क्लास में अभी हम बेसिक मैथ्स करेंगे दोबारा से, फिर ट्रिको करेंगे और क्वाड्रेटिक करेंगे, ये 3 ही बेसिक टॉपिक्स हैं, इनको कवर अप करेंगे, और ज्यादा ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, स्लो स्लो पढ़ाएंगे, और जितना रिक्वायर्ड होगा उतना ही पढ़ाया जाएगा। इन बच्चों के लिए होमवर्क रहेगा मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 और 2, 2 एक्सरसाइज करनी होंगी, और असाइनमेंट नहीं दिया जाएगा, और एक इजी सा असाइनमेंट और दिया जाएगा, वो एनसीईआरटी वगैरह का करना होगा। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी वगैरह करेंगे, ताकि क्योंकि उतना टाइम है नहीं, और सब बच्चे एनसीईआरटी खरीद सकते हैं अगर खरीदना चाहते हैं। बहुत बच्चों का मेरे पास फोन भी आता है, मैसेज भी आता है, पेरेंट्स की कॉल भी आते हैं, इनको बुक्स क्या खरीदनी है, बस एनसीईआरटी आप खरीद सकते हो, और नो एक्स्ट्रा बुक, नो एक्स्ट्रा बुक इज रिक्वायर्ड इन मैथ्स। आपको इस पैकेज करना रहेगा। असाइनमेंट आपको पता चल ही रहा है ना, जब आप स्कूल में आओगे तो आपको ये असाइनमेंट प्रिंटेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। अभी तो आपको क्योंकि वैसा कुछ फैसिलिटी नहीं है तो आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में हम नहीं दे रहे हैं, अभी तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में देते हैं। जैसे आप स्कूल आ जाएंगे तो आपको ये प्रिंटेड फॉर्मेट में मिलेंगे। ठीक है, तो नो एक्स्ट्रा बुक्स इज रिक्वायर्ड फॉर मैथमेटिक्स। आई होप सबको क्लियर है। अपना होमवर्क टाइमली करें, जो बच्चा मैथ्स में अगर वीक है उसको अच्छा करना है तो उसको कम से कम रोज के, उसको थ्योरी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, थ्योरी बस मेरी नोट से पढ़ो, क्योंकि ऑलरेडी ये काफी अच्छे नोट्स हैं जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो नोट से आपको थ्योरी पढ़नी है, फिर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने, ट्रिक्स सीखने, नए नए मेथड सीखने, अपने मेथड बनाने। ठीक है, चलो ठीक है, तो अब जय हनुमान जी करके एग्जिट कर सकते हो, मैं बस ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ये जिसको भी डाउट है वो रुक जाए, बस मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो इसमें क्या था, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n था तो इसको हमने लिख दिया, अब y प्लस जेड को एक टर्म मान लिया बेटा, तो nc0 x की पावर n y प्लस जेड की पावर 0 आ जाएगा, nc1 x की पावर n माइनस 1 y प्लस जेड की पावर 1 आ जाएगा, nc2 x की पावर n माइनस 2 y प्लस जेड की पावर 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसमें एक ही टर्म है, पूरी एक ही तो टर्म है, इसमें दो टर्म हो जाएंगी, क्योंकि एक बनेगी x की पावर n माइनस 1 y, एक बनेगी x की पावर n माइनस 1 z, नेक्स्ट क्या बनेगी x की पावर n माइनस 2 y स्केयर। अच्छा, इसको ओपन अप करोगे तो 3 टर्म आएंगी ना, वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस 2yz। ऐसे इसको ओपन अप करोगे तो 4 टर्म आएंगी, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3y स्केयर जेड 3yz स्केयर। ठीक है, तो समझ गए। तो ऐसे करते करते आपके पास पहले में फर्स्ट में 1 टर्म आई, दूसरे में 2 टर्म आ गई, तीसरे में 3 टर्म आ गई, लास्ट में n+1 टर्म आ गई। टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n+1 इंटू n+2/2, इन सब का सम। ठीक है अंकित, ठीक है, चलो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, हैव अ गुड डे, और जय हनुमान जी करके एग्जिट कर दो।